आज हमसे रूबरू हैं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अतिरिक्त मुख्य अभियंता गिरीश कुमार पारीक जी। गिरीश जी आपका स्वागत करते हैं। गिरीश जी, दिवाली का मौसम है, बताएं कि दिवाली का मौसम बिजली की आपूर्ति के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है? दीपावली हमारे देश में एक सबसे बड़ा त्यौहार है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। और इस त्यौहार पे हम अपनी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से विद्युत में व्यवधान नहीं हो और अनइंटरप्टेड सप्लाई हम दें। इस अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए हम पहले से ही मेंटेनेंस का काम करते हैं और हमारा प्लांट मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस का काम करते हैं। और मेंटेनेंस में हम लगभग 15-20 दिन तक मेंटेनेंस करते हैं। सिर्फ इसीलिए करते हैं कि उन 3 दिनों में एटलीस्ट 13, धनतेरस, 14 और दीपावली के दिन किसी भी तरीके का व्यवधान ना हो, ऐसी हम पूरी कोशिश करते हैं। गिरीश जी, ये मेंटेनेंस को लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि साहब दिवाली में तो समय है, लेकिन उससे महीने भर पहले से ही, कई बार 1.5 महीने पहले से दिवाली के रखरखाव के लिए विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। और ये विद्युत आपूर्ति जो बंद होती है, कई बार 10 घंटे 12 घंटे हो सकता है, सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक या दोपहर 4 बजे तक ऐसी कुछ रहे। तो बताएं कि मेंटेनेंस में इतनी लंबी विद्युत आपूर्ति कई जगह क्यों बंद की जाती है? थोड़ा सा मैं आपकी बात से असहमत हूँ। 10-12 घंटे हम मेंटेनेंस का टाइम नहीं होता है। हमारा मेंटेनेंस का टाइम 4 से 5 घंटे करीब हम रखते हैं। और मेंटेनेंस भी हम एरिया वाइज करते हैं, मतलब एक ही एरिया को हम लगातार बंद नहीं करते हैं, एरिया वाइज मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एरिया इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो हो सकता है 2 बार 3 बार बंद रहते हैं और बंद करनी पड़ती है। इन बिजली को बंद करने का दीपावली मेंटेनेंस एक नाम है, जो आफ्टर मानसून दीपावली आती है, तो मानसून में जितनी हमारी कमियां होती है उन सबको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। और कई लाइनें, कई इंसुलेटर पंचर हो जाते हैं, कई तार लूज़ हो जाते हैं, तो हमको इनको सबको करना ज़रूरी होता है। और ये मेंटेनेंस केवल एक दीपावली के नाम पे एक बहाना मान लें, जबकि लाइनों को साल में 2 बार रेगुलर मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बहाने से हम मेंटेनेंस करते हैं और इससे हम अनइंटरप्टेड सप्लाई दीपावली की मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। गिरीश जी, सच में कुछ इस दौरान कार्य होता है या सिर्फ बिजली का स्विच ही ऑफ कर दिया जाता है? नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आई थिंक बिल्कुल ही मतलब एक तरह से गलत कहूँ या मजाक कहूँ, ये कतई ऐसा नहीं होता है। हम लोग बाकायदा काम करते हैं। और मैंने आपसे निवेदन किया कि दीपावली एक मात्र बहाना होता है, हमारा असली मकसद उस लाइन को आगे के लिए भी मेंटेन करना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर का सीजन दीपावली के बाद शुरू होता है, तो एग्रीकल्चर सीजन में भी लाइनें डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि फसल से रिलेटेड चीज़ है। तो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज कोई इंडस्ट्रीज़ है तो उसमें भी लाइनें डिस्टर्ब नहीं हो, तो हम इसलिए ये मेंटेनेंस एक बहाना होता है। साल में 2 बार हम मेंटेनेंस करते हैं और 2 बार मेंटेनेंस के पीछे लॉजिक यही है कि हम साल भर उन लाइनों को अच्छे से चला सकें। गिरीश जी, दीपावली पर हर घर रोशन रहे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग गलतियाँ निकालते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए। इन सब के बावजूद विद्युत विभाग जो है लगभग सुनिश्चित करता है कि हर घर में उस दिन रोशनी आए। इतना बड़ा कार्य आप कर कैसे पाते हैं? सबसे पहली चीज़ तो है कि हम अपनी मानसिकता रखते हैं कि इन 3 दिनों में बिजली से किसी को भी असुविधा ना हो। और चूंकि हमारी ये मानसिकता हमारा विल पावर है और हम लोग हमेशा लगातार इस काम को करते आए हैं, तो हम पूरी मेहनत इसीलिए करते हैं कि किसी को असुविधा ना हो, और इसीलिए हम मेंटेनेंस का काम करते हैं। गिरीश जी, बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बचा कर नहीं रख सकते। यानी दिवाली से 3 दिन पहले बिजली आ रही थी, उसको आपने किसी बैंक में रख दिया और दिवाली के दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। तो उस दिन पर्टिकुलरली इतनी सारी जगह पर बिजली सुनिश्चित तरीके से पहुंच पाए, इसके लिए अतिरिक्त आप क्या कुछ आप करते हैं? क्या कुछ आपने किया? नहीं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो मेंटेनेंस जब हम करते हैं तो हम सारी जितने भी हमारी लाइनें हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, इनके टेक्निकल डेटास हम लेते हैं। कोई ओवरलोड तो नहीं है, ट्रांसफॉर्म ओवरलोड तो नहीं है, एडिशनल ट्रांसफॉर्म लगाने तो एडिशनल ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। बिजली का जहाँ तक सवाल है, तो बिजली जनरली उस पर्टिकुलर 2-3 दिनों में मतलब हमारी जो मांग है वो कम हो जाती है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण कई इंडस्ट्रीज़ वगैरह, शाम के टाइम पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद हो जाती है। और ऐसे ही कई 3 फेज़ बड़े कनेक्शन हैं, NDS दुकानों के कनेक्शन हैं, ये लोग शाम को बंद कर देते हैं। केवल लाइट व्यवस्था होती है, इसलिए हमें कोई ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ी सी ये बात करते हैं कि दीपावली के दिन, चूँकि ऐसा त्यौहार है जिसमें आपका स्टाफ भी छुट्टी तो मांगता ही होगा, आप देना दे अलग बात है, तो बहुत सारे लोग छुट्टियों पर भी जाना चाहते होंगे और लोड भी होता होगा। तो बताएं कि ये कैसे मैनेज करते हैं कि कहीं से शिकायत आए तो उस तक छुट्टी वाले दिन या त्यौहार वाले दिन भी पहुंचा जा सके? सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस विभाग में जो आदमी काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, और इतने बरस की नौकरी जब हो जाती है आदमी की, या जो नया आता है उसको भी ये पता है कि इस विभाग की कार्यप्रणाली क्या है।
तो उसकी कार्यप्रणाली जब जानते हैं तो उसको पता है कि इन दिनों में छुट्टी नहीं मिलती है। वो छुट्टी जनरली कोई मांगता भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे लोगों के घरों को रोशन करना है, लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देनी है। तो मेंटली वो प्रिपेयर होते हैं और अब हर तरीके से उनकी कोशिश यही रहती है कि हम अपनी सप्लाई को बाधित ना होने दें। जहाँ तक छुट्टी का सवाल है, इच्छा सबकी होती है, मन सबका करता है, त्यौहार घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ मनाने की इच्छा होती है, लेकिन मजबूरी के बिना मेरा जहाँ तक मानना कोई भी छुट्टी नहीं मांगता है। और जनरली मतलब वो चाहे मन में उसकी इच्छा शक्ति हो, लेकिन इस तरफ अपना डेडिकेशन रखता है और वो लोगों के घरों को रोशन करने की कोशिश करता है। गिरीश जी, जैसा कि आपने शुरू में एक संदर्भ भी लिया था कि खेतों में ख़ास तौर पर कृषि के काम शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती होगी। बताएं कि ये मांग कैसे पूरी होती है और इसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं। बिजली की डिमांड एग्रीकल्चर सीजन जैसे ही चालू होती है बढ़ जाती है, गाँव में बढ़ जाती है, जबकि शहरों में चूँकि एक सर्दी का मौसम होता है तो एसी और इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स है इनकी डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल डिमांड हमारी बढ़ जाती है। और चूंकि हर बार डिमांड बढ़ती है, गर्मी की तुलना में सर्दी में बिजली की डिमांड ज़्यादा होती है या बराबरी होती है? नहीं, दोनों वक्त अलग अलग यूटिलाइज होते हैं। गर्मी में क्या है, लोगों के एसी, कूलर और हर तरीके के सुविधाजनक इक्विपमेंट चलते हैं, जबकि सर्दी के टाइम पे एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा होता है तो ये डिमांड हमारी इस तरीके से मैनेज होती है। डिमांड चूंकि हमें पहले पता है कि पिछले साल हमारी डिमांड कितनी रही, उसी अनुपात में हम अगले साल अपनी व्यवस्था करते हैं और अगले साल भी बिजली कहाँ से लेनी है, कहाँ से परचेज़ करनी है, कहाँ हमारे पास कितनी उपलब्ध है, इसका असेसमेंट करके और हम पहले से प्लानिंग करते हैं ताकि लोगों को समय पे सही तरीके से बिजली मिल सके और उनकी खेती अच्छी, फसल अच्छी हो सके और उनका कोई नुकसान नहीं हो। गिरीश जी, थोड़ी सी बात आपूर्ति की भी करते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में जो ऊर्जा है, एनर्जी, उसकी तो ज़रूरत है ही, और जनसंख्या का दबाव और उसके साथ मानवीय ज़रूरतें, तो ऊर्जा की ज़रूरत है और रहेगी और ये धीरे धीरे बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। और इसके लिए अलग अलग रिसोर्सेज हम लोगों ने, विज्ञान ने खोजे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे देश में अभी भी ज़्यादातर बिजली जो कोयले से बनती है। और ये दिक्कतें महसूस की गई कि कोयले की आपूर्ति या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से हो सकता है कि बिजली का उत्पादन कम पड़ जाए या उतना कोयला ना मिल पाए, या मिले तो उसकी गुणवत्ता कैसी हो, या कोयला कंपनियों को सरकारों द्वारा भुगतान किया गया नहीं किया गया। ये कोयले पर हमारी बिजली की इतनी निर्भरता और उसके बाद उससे जुड़ी हुई ये दिक्कतें, ये क्या परेशानियाँ, थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को बताएं। कोयले पे जो निर्भरता है वो हमारे शुरू से थर्मल प्लांट से ही बिजली ज़्यादा मिला करती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बने, अपने विंड पावर प्लांट भी बने, रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स हमने क्रिएट किया है। लगभग 13% रिन्यूएबल एनर्जी हमें मतलब बिजली हमें रिन्यूएबल एनर्जी से मिलती है। तो मेरा ये कहना है कि धीरे धीरे सोलर सिस्टम को बहुत ज़्यादा डेवलप करने लगे हैं, विंड पावर हमारे पहले से बहुत बढ़ गया है, तो धीरे धीरे इस तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। और कोयले का जहाँ तक सवाल है, जो बारिश के समय माइंस से निकलने में कुछ कठिनाई होती है, लेकिन पहले से ही 15 दिन, 20 दिन, 18 दिन इनका स्टॉक एक रखने की शुरू से ही आदत सी होती है और हमें इसका भंडारण करना पड़ता है और हम करते हैं। चूँकि ये भंडारण शुरू से होता है तो हमें इसमें और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन इन दिनों ज़रूर स्टॉक की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल कर लिया है और आगे आई थिंक इसमें और इम्प्रूवमेंट होगा। प्रदेश में जो बिजली हम तक पहुंचती है, क्या उसमें मुख्य हिस्सा कोयले से पैदा होने वाली बिजली का ही है? हाँ, इस समय तो ज़्यादातर हिस्सा कोयले से पैदा होने वाली बिजली का ही है। गिरीश जी, फिर ये बताएं कि ये निर्भरता कोयले पर धीरे धीरे कैसे कम होगी, क्योंकि कोयला भी अनंत रूप से तो उपलब्ध होगा नहीं। मैंने आपसे निवेदन किया कि धीरे धीरे जैसे विंड पावर बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगी, सोलर सिस्टम हमारा जनरेट होने लगा, अब एग्रीकल्चर में भी जैसे पंप सेट जो हैं इन पे भी सोलर सिस्टम हम लगाने जा रहे हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएँ डे बाय डे सोची जा रही है और आगे जाके सोलर सिस्टम पे हम बहुत ज़्यादा अपने को कंसंट्रेट करेंगे और ये सोलर सिस्टम बढ़ने के बाद उस पर डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक हमारी कम हो जाएगी। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं आपके जहन में हैं कि उदयपुर संभाग में ख़ास तौर पर धीरे धीरे, क्योंकि सूरज देवता हमारे संभाग पर मेहरबान है, तो धीरे धीरे हमारी जो विद्युत की उपलब्धि है वो सूरज से भी हो सके? वही सोलर पावर जो मैंने आपसे निवेदन किया है वो सूरज पे ही डिपेंडेंट है। जितनी अधिक हमें रोशनी मिलती है उतनी बिजली हम सोलर पावर से ऐसी कोई योजना उदयपुर संभाग के लिए है कि हम कुछ सोलर प्लांट लगाएं? इसमें अभी केंद्र सरकार ने कुसुम कंपोनेंट के नाम से एक योजना शुरू की है,
जिसमें मैंने अभी आपसे निवेदन किया, एग्रीकल्चर में भी हम सोलर पावर लगाने जा रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे जीएसएस बने हुए हैं, इनके आसपास जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, हमारे एक योजना भी बनाई थी कि इसमें उन ज़मीनों पे सोलर पावर डिपार्टमेंट लगा दे और वो ज़मीन हमें सरेंडर कर दे। इसका एक एमओयू कर लें कि इतने साल तक हम ये ज़मीन सरेंडर करके रखेंगे और उस जितनी ज़मीन होगी उस हिसाब से सोलर पावर सिस्टम जितना लग सकेगा वो डिपार्टमेंट लगाएगा और उनको 20 पैसे, 30 पैसे और 40 पैसे ज़मीन की किस्म के हिसाब से पर यूनिट उनको पैसा देने के लिए इसमें एक प्रपोजल है और काफ़ी लोगों ने इसमें हम आगे आए हैं। तो आगे जाके ये बिजली हमें सोलर सिस्टम से बहुत ज़्यादा मिलने लगेगी और हमें इस पे डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। हालांकि बहुत सारी योजनाएं हैं, इसमें कोई व्यक्ति अगर घर में सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है तो उसका बिल भी कम होता है, उसे ऑन ग्रिड भी किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि योजनाएं बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है। तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का कहीं इस्तेमाल कोई व्यक्ति अपने घर में या खेत में कर रहा है तो उससे कुछ और भी लाभ दिया जा सके जिससे दूसरे लोग भी प्रेरणा पाएँ? जैसे अपने घरों में जो सोलर पावर लगा रखे हैं उनमें अभी भी यही है कि जितना सोलर पावर से बिजली उत्पन्न होती है वो पहले अपने घर में यूज़ करता है, उसके बाद जो बिजली बचती है वो ग्रिड के माध्यम से डिपार्टमेंट खरीद लेता है। इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर में हम सोलर पावर लगाने जा रहे हैं उसमें भी यही सिस्टम है कि पहले वो सोलर पावर अपने जो भी उसके एग्रीकल्चर के यूज़ का है वो उसका यूज़ कर लेगा, उसके बाद जो बची हुई बिजली होगी वो डिपार्टमेंट खरीद लेगा। ये जो सोलर पावर हम लगाने जा रहे हैं इसमें 30% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, 30% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और 30% उसको लोन के रूप में डिपार्टमेंट लोन उसके नाम से लोन ले रहा है और 10% मात्र उस आदमी का पैसा लगना है। और ये लगने के बाद जो भी बिजली उत्पन्न होगी तो उसको बिल भी नहीं देना पड़ेगा, बिजली का पैसा बचेगा और जो एडिशनल बिजली होगी वो दे के अपना पैसा कमाएगा भी सही हो। इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है? इस योजना का लाभ हमने कुछ एग्रीकल्चर फीडर चिन्हित किए थे जहाँ पे पूरे फीडर पे एग्रीकल्चर कनेक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कनेक्शन है और अभी हमने 3 और 5 और 10 हार्स पावर तक के ही कनेक्शन चिन्हित किए हैं। वो आम कंज्यूमर के लिए है, उसका लाभ कोई भी उठा सकता है। यानी इसमें ये तो नहीं कि बीपीएल वाला या गरीब किसान उसी को मिलेगा, कोई साधारण व्यक्ति जो ठीक ठाक हो आर्थिक दृष्टि से नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया कि हमने अभी कुछ फीडर चिन्हित किए जिसपे एग्रीकल्चर कनेक्शन कितने हैं और चूंकि मैंने कहा कि 10 हार्स पावर तक के हैं तो उस फीडर पे हमने 10 हार्स पावर तक ज़्यादा ज़्यादा कनेक्शन हो तो हमने ऐसे फीडर चिन्हित किए। उस फीडर पे चाहे वो बीपीएल हो, गरीब हो, जनरल हो, वो सबके लिए बराबर है। बीपीएल का और ट्राइबल बेल्ट का मैं थोड़ा सा आपको निवेदन करूं कि इसमें जो मैंने आपसे बताया कि 10% कंज्यूमर से हम ले रहे हैं वो 10% भी यहाँ पे टीएडी ट्राइबल बेल्ट डिपार्टमेंट दे रहा है, उसको कोई पैसा नहीं देना है। यानी एक तरह से पूरी तरह से निःशुल्क हुई उसके लिए? हाँ, उसके लिए निःशुल्क है इस एरिया में, मतलब बीपीएल या ट्राइबल बेल्ट में। गिरीश जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गांव में जहाँ जहाँ कनेक्शंस हैं। देखा गया कि एक तो यहाँ पर पहाड़ी इलाकों पर बहुत सारे लोगों ने घर बना रखे हैं और उसके आसपास ही कहीं खेती भी करते हैं और बहुत सारी जगहों पर हालांकि ऐसा नहीं कि विद्युत के पोल्स नहीं है, आश्चर्यजनक बात और अच्छी बात यह है कि दूर दराज में भी बिजली विभाग ने बिजली तो पहुँचाई है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी दिक्कतें उनकी बिल की रहती है। उनके पास बहुत बार इतने पैसे नहीं होते कि थोड़ा बहुत भी बिल जो आता है वो दे पाएँ, कनेक्शंस कट जाते हैं, फिर उसको दोबारा वो लगवा नहीं पाते हैं। गांव में किसी गरीब आदमी तक कनेक्शन पहुंच जाए और अगर है और कट गई है तो भी दोबारा चालू हो सके, इसके लिए कुछ किया जा सकता है? जहाँ तक पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्शन की बात है तो मैं आपको खाली एक एहसास करा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि 400 किलो का या 200 किलो का जो खंबा होता है उसको हमारे आदमी उस पगडंडी पे कंधों पे उठा के ले जाते हैं। जो भी सौभाग्य योजना चली थी, सौभाग्य योजना ये योजना थी कि किसी भी हर घर बिजली होनी चाहिए, हर घर पे बिजली पहुंचानी है और जहां साधन से नहीं जा सकते थे कंधे पे पोल उठा के ले गए और वहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। तो कोशिश की कि बिजली से रोशन हर घर हो। कुछ अभी भी बाकी हैं, आगे भी योजनाएं हैं, उनको भी रोशन करेंगे और उन तक भी बिजली पहुँचाएँगे। जहाँ तक बिल का सवाल है तो ये एक पॉलिसी मैटर है जिसमें आप और हम न तो सोच सकते और अगर ऐसा हुआ तो मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट को चलाना भी तो एक काम है।
तो मिनिमम जो पैसा बिजली का लगता है वो तो आदमी को बियर करना ही चाहिए और करना पड़ेगा। गिरीश जी, थोड़ी सी बिल की बात करते हैं कि कोविड के बाद से तो एकाएक बहुत सारे लोगों को बिजली का झटका लगा था और ज़ोर का लगा था, लेकिन अब बिल तो ठीक ठाक आने लगे हैं, यानी सब लोगों को बिल से तो ज़्यादातर शिकायतें नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद चूँकि इतना बड़ा बेस है, हर व्यक्ति तक बिजली पहुँचती है, तो शिकायतें तो आती होंगी। अगर किसी व्यक्ति का एग्जेजरेटेड बिल आ गया है, ज़्यादा आ गया है, तो वो क्या करे? नहीं, इसमें जो शिकायत वाली बात है, इसमें हमने कोशिश की थी कि हर आदमी को संतुष्ट करने की। हमने कैंप भी लगाए थे, लोगों को संतुष्ट भी किया और उसके बाद लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर गए, क्योंकि कोविड के टाइम पे ज़्यादातर घर में रहे, घर में बिजली से संबंधित सारी चीज़ों का पूरा उपयोग हुआ, टीवी का, एसी का, आपके कूलर का। तो स्वाभाविक है जो रूटीन में बिल आता था उससे ज़्यादा आना ही था, और बिल ज़्यादा आने की वजह से लोगों को थोड़ा सा लगता था कि हमारा बिल ज़्यादा आया है। लेकिन हमने हर आदमी को संतुष्ट करने की कोशिश की, कैंप लगाए, उसकी सुविधा अनुसार उसको समझाइश की। जहाँ तक इकट्ठा और ज़्यादा बिल आने का सवाल है, तो एक हकीकत को और सच्चाई को हम जानते हैं, इसलिए हमने हमारे नीचे वाले स्टाफ को भी ये मैसेज दे दिया था और ये निर्देश दिए थे कि अगर किसी का वास्तव में बिल ज़्यादा है और वो जमा कराने की नीयत रखता है तो उसको 2 किस्त 3 किस्त में भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको करने के निर्देश दिए हमने। किसी व्यक्ति का अभी भी किसी कारणवश एग्जेजरेटेड बिल आ जाए जो रीडिंग से ज़्यादा हो, या तो वो क्या करे? वो हमारे सहायक अभियंता उपखंड कार्यालय में चले जावे और वहाँ रिक्वेस्ट करे तो हम उसको 2 किस्त 3 किस्त की सुविधा दे सकते हैं। नहीं, मेरा प्रश्न ये कि जो बिल है उससे ज़्यादा आ गया है, जो एक्चुअल बिल है उससे ज़्यादा आ गया है, तो क्या करे, जो है नहीं दरअसल? नहीं, अगर एक्चुअल बिल से ज़्यादा आया है तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे संपर्क पोर्टल एक व्यवस्था है। आप संपर्क पोर्टल पे अपनी ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से अपनी ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं और डिपार्टमेंट में जाके भी अपनी ग्रीवेंसेस को बता सकते हैं। अगर आपकी ग्रीवेंसेस जेन्युइन है और उससे हमारे अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं तो हम उस बिल को वापस दुरुस्त करते हैं, ठीक करते हैं। इसके लिए क्या नियरेस्ट सहायक अभियंता तक ही जाना पड़ता है, या आपके बिल में जिस व्यक्ति की मोहर लगी हुई उसी तक जाना पड़ता है? कौन सी व्यवस्था है इसके लिए? बिल में मोहर भी सहायक अभियंता की ही लगी है और उसको सहायक अभियंता कार्यालय के ही अंदर जाने में ज़्यादा अच्छे से काम होगा, क्योंकि वहाँ स्टाफ भी है और उससे बिल से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड सहायक अभियंता कार्यालय में ही उपलब्ध होते हैं। तो वहाँ जाने से उसकी बात का निश्चित रूप से सॉल्यूशन मिल जाएगा। कुछ शिकायतें आपके पास भी आती होंगी और ये स्वाभाविक है कि चूंकि विभाग ही ऐसा है और इसमें शिकायतें होती है, तो या आपके जो अभियंता है ज़रूरी नहीं कि टेबल कुर्सी पर मौजूद मिले, हो सकता है फील्ड में गए हुए। अगर कोई व्यक्ति 1 या 2 बार गया और उसको वहाँ पर अभियंता नहीं मिल पाते हैं तो वो क्या करें? अभियंता सीट पे भी बैठता है, ऑफिस का काम भी देखना है और उसको फील्ड की ड्यूटीज़ भी निभानी है, तो कई बार नहीं मिलते हैं और ऐसी संभावना बनी रहेगी कि वो आदमी आया और उसी को 2 बार 3 बार नहीं मिला, ये पॉसिबल है। लेकिन हर ऑफिस में हमारे ARO असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर हर जगह अवेलेबल है, तो वो ऑफिस में ही रहते हैं, उनका जनरली फील्ड में काम नहीं होता है और उनके पास जाएंगे तो भी उनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा, और बाय द वे उनकी समस्या का निराकरण उस लेवल पे भी नहीं होता है। तो जब भी हमारे सहायक अभियंता वापस ऑफिस में आते हैं तो ARO साहब उनसे डिस्कस करके और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गिरीश जी, अब बातें करते हैं कनेक्शंस की, नए कनेक्शंस की, क्योंकि लोग मकान बनाते हैं, किसी का घर भी होता है और नए कनेक्शंस की ज़रूरत तो पड़ती है। तो नए कनेक्शन जिस व्यक्ति को चाहिए होते हैं, ये प्रक्रिया क्या बहुत सुगम सरल है या इसमें कुछ दिक्कतें होती हैं? नहीं, हमारे यहाँ नए कनेक्शन की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि सौभाग्य योजना में हर घर बिजली हमने पहुँचाई है, तो हर घर बिजली हम आगे चला के उन घरों तक लाइनें ले गए हैं और उनसे हमने वहाँ साइट पे जाके फॉर्म भरवाए हैं और फॉर्म भरवा के हमने उनको कनेक्शन भी दिए। जहाँ तक ऑलरेडी बिजली है और वहाँ हम मान लो नहीं गए हैं तो भी हमारे यहाँ बहुत सिंपल प्रक्रिया है। एक फॉर्म आता है, फॉर्म भर दे, उसकी फ़ीस जमा करा दे, उसको बड़े आसानी से 10-15 दिन में कनेक्शन मिल जाता है। थोड़ी सी बात बिजली चोरी की करते हैं। ये तय है कि बहुत सारे इलाकों में, और इसमें कुछ लोग कहते हैं ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा होती, कुछ कहते हैं सब शहर में भी कुछ लोग बाज नहीं आते, इंडस्ट्री पे भी ये आरोप लगते हैं। बिजली की जहाँ पर चोरी हो रही है, ये कैसे पता किया जाए और क्या इसके लिए कुछ पेनल्टी या दूसरे कोई प्रावधान भी है? हमारा जो स्टाफ फील्ड में घूमता है, उस स्टाफ चूँकि हर घर जाता है, रीडिंग भी लेता है, बिल भी बांटने जाता है, उनकी समस्या का निराकरण करने जाता है, तो उस स्टाफ को काफ़ी हद तक बिजली की चोरी का पता होता है। कई बार स्टाफ के अलावा जो बिजली चोरी कर रहा होता है उसके दुश्मन
वो भी हमें इस तरीके की सूचनाएं देते रहते हैं। दोस्त भी बता देते हैं कई दफ़े। हाँ, वो भी हमें इस तरीके की सूचना देते रहते हैं। तो जैसे हमारे पास सूचना आती है हम कार्रवाई करते हैं। पहले उनको समझाइश करते हैं कि आप भी कनेक्शन ले लो, मुख्य धारा में आ जाओ, ये आदत छोड़ दो। लेकिन कुछ लोगों की नीयत ही ख़राब होती है, वो एक बार पकड़ने के बाद भी दोबारा चल जाते हैं और वापस पकड़ाते हैं और नियमानुसार जुर्मा जमा भी करते हैं। तो ऐसी हमारे पास सूचना आती रहती है और हम कार्रवाई करते रहते हैं। मीटर को लेकर एक बहुत सारे लोगों के मन में एक वहम होता है कि हमारे यहाँ जो मीटर लगा हुआ है वो कुछ ज़्यादा तेज़ भागता है और पड़ोसी का जो मीटर है वो थोड़ा सा धीरे भागता है। ये बात कितनी सच है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मीटर एक प्रक्रिया के तहत उसके यहाँ लगता है। मीटर जब खरीदते हैं तो हमारे इंजीनियर्स उसका इंस्पेक्शन करते हैं। उस इंस्पेक्शन के बाद जब हमारे पास मीटर आते हैं तो हमारी लैब में उसको वापस रीटेस्ट करते हैं। रीटेस्ट करने के बाद कंज्यूमर क्या लगता है। इसके बावजूद अगर किसी उपभोक्ता को ये डाउट लगता है, शिकायत है कि साहब मेरा मीटर फास्ट है, तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था भी है कि हम उसको साइट पे ही मीटर को टेस्ट करवा देते हैं। तो यानी आपका व्यक्ति कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर जाएगा और कंज्यूमर के सामने ही उसको जांच कर बता देगा। बिल्कुल। तो वहीं इंस्ट्रूमेंट लेके जाता है, वहीं जांच करता है, जांच करके दिखा देता है। तो 99.9% केसेस में मीटर सही ही मिलते हैं। कोई एकाध 0.01% में कहीं एकाध कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम जो भी मीटर में वेरिएशंस है उसके आधार पे उसके बिल को हम कम कर देते हैं, बिल को क्रेडिट कर देते हैं। तो फिर ये बताएं कि आप भी बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे। बहुत सारे लोग ये क्यों सोचते हैं कि साहब हमारे यहाँ पर जो है बिजली विभाग वाले मीटर तेज़ लगा गए? एक्चुअली क्या है कि वो बिल को पहले के बिलों से कंपेयर करते हैं। पहले मेरा इतना यूनिट आता था, अब इतना आता है। पहले मेरा इतना बिजली जलती थी, अब इतना जलता है, मेरा बिल इतना आ गया। जबकि कई कारण होते हैं। अब उसके यहाँ साधन बढ़ गए, सुविधाएं बढ़ गई, खुद की इच्छा से आदत ऐसी हो गई कि वो बिना सुविधाओं के रह नहीं पाता है। तो जो इक्विपमेंट पहले लगे हुए थे आज वही हैं, लेकिन उनका कंजम्पशन अब बढ़ गया है, कुछ टेरिफ भी बढ़ सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे उसका बिल ज़्यादा आता है। उसको केवल बिल का कंपैरिजन है कि पहले मेरे 500 का आता था, आज 700 का क्यों आ रहा है। उसके पास ये कंपैरिजन कहीं नहीं होता है कि मैं पहले कम चलाता था, अब बढ़ा दी। पहले आदमी घर में 3 थे, अब 4 हो गए, अब इक्विपमेंट 2 और ले आया, वो उसके दिमाग में कहीं नहीं आती है। तो ये केवल एक उसके मानसिकता है, जबकि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। मैंने आपसे निवेदन किया, हम साइट पे भी मीटर को टेस्ट करके उसके सामने टेस्ट करके उसको रिजल्ट बताते हैं। गिरीश जी, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें। अब वाहन जो है धीरे धीरे तकनीक बदल रहे हैं और जो फॉसिल फ्यूल है उस पर निर्भरता कम करने की मुहिम पूरी दुनिया में चल रही है। भारत में भी अब बिजली से चलने वाले स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें आने लगी और ऐसा माना जा रहा है कि धीरे धीरे इनका उपयोग बढ़ेगा। और जब इनका उपयोग बढ़ेगा तो लिहाजा आपके विभाग पर और दबाव पड़ेगा, क्योंकि बिजली चाहिए और बिजली से ये चार्ज होंगे तो किसी का व्हीकल रुकेगा तो परेशान होगा। बताएं कि इस चुनौती का सामना करने के लिए आपके मन में क्या कुछ है? मेरा निवेदन था कि बिजली की उपलब्धता वाली बात है, तो जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि हर साल हमारे पास डेटाज होते हैं कि इस साल कितनी बिजली का उपयोग हुआ, अगले साल कितना होगा। उस डेटाज के हिसाब से हम बिजली का अरेंजमेंट करते हैं। तो ये जिस दिन लगेंगे चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, तो नो डाउट जितने चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, जितनी बिजली की उपयोगिता हमारे पास उपलब्धता होगी, जितनी उपयोगिता होगी, उनका जो डिफरेंस है हम उसको मैनेज करेंगे, चाहे वो बिजली खरीदनी पड़े, चाहे हमें बिजली बनानी पड़े। तो कोई ना कोई तरीका है जो इससे मीट आउट करेंगे। गिरीश जी, उपभोक्ताओं को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? उपभोक्ताओं से सबसे पहला मेरा निवेदन यही रहेगा कि जो भी बिजली का उपयोग करता है निश्चित रूप से उसमें मितव्ययता की ज़रूरत है। जो इक्विपमेंट्स हमारे काम में नहीं आ रहे हैं, अगर उसको 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बंद कर दे, जहाँ बिजली ज़रूरत नहीं है उसको बंद कर दे, पंखे टाइम से बंद कर दें, तो निश्चित रूप से काफ़ी बिजली बचेगी। अभी आपको भी ध्यान होगा, सीएम साहब ने भी एक बिजली बचत के नाम पे एक एड दिया है और अखबारों में लगातार आ रहा है। तो ये वही चीज़ें हैं कि बिजली का मिसयूज़ नहीं हो, दुरुपयोग नहीं हो, इसका पूरा अगर ध्यान रखें तो जो बिजली हम यहाँ बचाएंगे वो बिजली बनाने के बराबर है। गिरीश जी, आपके विभाग पर काम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन विभाग के रिसोर्सेज जो हैं वो सीमित होते हैं। बताएं कि इतने सीमित संसाधनों के बावजूद, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है, आपके पास लिमिटेड लाइनमैन हैं, लिमिटेड एम्प्लॉयज़ हैं, ये काम को आप अंजाम कैसे देते हैं? और क्या स्टाफ की शॉर्टेज है, इसको लेकर आप ऊपर शिकायतें भी करते हैं कि और स्टाफ दीजिए?
मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि स्टाफ की शॉर्टेज तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है और ये शायद हर आदमी जानता भी है। जहाँ तक स्टाफ की शॉर्टेज में इन सब कामों को करने का है तो जो स्टाफ है उसका हम मैक्सिमम उपयोग करते हैं। दूसरा, आजकल काफ़ी काम ऐसे हैं जो हम कॉन्ट्रैक्टर से करवाते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से करवाते हैं, ताकि जो काम हम कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से करा सके वो उसके माध्यम से करा लेते हैं और जो स्टाफ के माध्यम से कराना वो स्टाफ के माध्यम से करा लेते हैं। इसी तरीके से अपना काम हम करते रहते हैं। गिरीश जी, जाते जाते बात करते हैं भ्रष्टाचार की। हर जगह पर, हर सरकारी विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, आपके विभाग पर भी लगते होंगे, लगते आए हैं। बताएं कि भ्रष्टाचार की कोई शिकायत व्यक्ति करना चाहे या कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे कैसे निपटते हैं और उस परिस्थिति में क्या कुछ किया जाता है? सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने देखी कि करप्शन और भ्रष्टाचार जो चीज़ है ये हर जगह मिलेगी आपको। कहीं मात्रा इसकी कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, दुर्भाग्य से। लेकिन जागरूकता की कमी हमारे आम आदमी में बहुत है। अगर आदमी जागरूक हो जावे और करप्शन करने वालों को सहयोग न करे तो मेरा ख्याल है धीरे धीरे इसमें निश्चित रूप से कमी आएगी और आगे जाके ये ख़त्म भी हो सकती है। आज भी मेरा ये कहना है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको राजस्थान संपर्क पोर्टल एक इतना बढ़िया साधन है, अगर उस पर शिकायत करता है, किसी अधिकारी को शिकायत करता है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलता है, उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो मेरा तो आपसे आपके माध्यम से आम आदमी से यही अपील है मेरी कि वो जागरूक बने और आगे आने का अपना एक जो जज्बा है वो क्रिएट करें। गिरीश जी, जाते जाते क्या हम इस बात पर गर्व करें कि एक विकासशील देश होने के बावजूद या एक बहुत ज़्यादा संपन्न प्रदेश न होने के बावजूद भी हमने बिजली को लेकर बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल की है? ये तो सही है कि बिजली को लेकर हमने आत्मनिर्भरता हासिल की है। पहले हमारे यहाँ बिजली, जब देश आज़ाद हुआ था तब मेरे ख्याल से कोई 500-700-800 मेगावाट बिजली हुआ करती थी। आज 23,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा होती है। तो नो डाउट हमने रिसोर्सेज बढ़ाए हैं और हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। और आगे भी जाके जो मैंने आपसे निवेदन किया रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो सोर्सेज भी रोज़ डे बाई डे डेवलप हो रहे हैं। तो हो सकता है अगले साल, 2 साल, 3 साल में या 4 साल में हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना लेंगे। जाते जाते संक्षेप में तमाम लोगों को, ख़ास तौर पर उदयपुर संभाग के लोगों को क्या कहेंगे? उदयपुर संभाग के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो थोड़ी अपनी जागरूकता बढ़ाए, ताकि एक जो करप्शन वाली बात है इस पे वो थोड़े जागरूक रहे। कोई ऐसी बात है तो आगे आए और उसकी शिकायत करे, किसी के अधिकारी के नोटिस में डाले, संपर्क पोर्टल पे डाले, ताकि ये सबसे बड़ी जो एक कमी है इसको दूर किया जा सके। दूसरा, एक तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, कोशिश करते हैं कि हर तरीके से इसको मेंटेन करें। फिर भी कभी कभी समस्याएं आती है तो उन समस्याओं के टाइम पे वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारा सहयोग करे और कुछ बियर करे। गिरीश कुमार पारीक जी, आपका हृदय से आभार।